Hello everyone, welcome to my channel Earmus. Today I am going to start a very new topic called special theory of relativity. And in general, this topic is interesting and everyone can watch these lectures. Okay. Otherwise, these topics are also important for those who are preparing for CSIR NET, GATE, TIFR, and all such examinations and other university examinations too. Anyway, then welcome again, and let's start our topic of discussion today, that is special theory of relativity. Here are a few topics which we are going to discuss under this topic called special theory of relativity. First, we'll discuss some historical background, कैसे इस थ्योरी को डेवलप करा गया, और डेवलप तो बाद में करा गया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को डेवलप करा. He gave this theory in 1905. 1905 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी. ठीक है. उसके पहले रिलेटिविटी के क्या कंसेप्ट थे इन जनरल, मतलब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनके रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट्स को हम कैसे डील करते थे, कैसे एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे बॉडी के रिलेटिव वेलोसिटीज को हम एनालाइज करते थे, रिलेटिव मोशन को एनालाइज करते थे. दैट विल डिस्कस बिफोर गोइंग टू दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो पहले तो सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है. उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉज ऑफ फिजिक्स, सम अदर लॉज लाइक विल डिस्कस अबाउट रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन. न्यूटन और गैलीलियो के क्या रिलेटिविटी से रिलेटेड कंसेप्ट थे. ठीक है ना. उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन को एनालाइज करने के लिए, उन कंसेप्ट्स को पहले हम डिस्कस करेंगे. एंड क्यों जरूरत पड़ी, क्यों एक नई थ्योरी की आवश्यकता थी जो आइंस्टाइन को डेवलप करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. क्या कमियां थी इन थ्योरीज में. ठीक है. उसे समझेंगे तब हमें इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, हाउ इंपॉर्टेंट दिस थ्योरी इज. ठीक है. देन वी कम टू सम मोर एक्सपेरिमेंटल पार्ट. दिस इज कॉल्ड माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट था. That is related in some way with this special theory of relativity, but स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के डेवलपमेंट में आइंस्टाइन को इस एक्सपेरिमेंट से कुछ लेना देना नहीं था. रिलेटेड है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आइंस्टाइन ने दी थी उसके पहले ही एक्सपेरिमेंट करा गया था. एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद कंसेप्ट ऑफ ईथर. यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. एंड स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है ना. स्पीड ऑफ लाइट और ईथर के कंसेप्ट से रिलेटेड था. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द आइडिया ऑफ ईथर, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय माइकलसन एंड मोरले इन 1887. ठीक है. तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग. तो ये आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले की जो भी बातें थी और रिलेटिविटी के जो भी कंसेप्ट्स थे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक. ठीक है. देन वी कम टू आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है ना. आइंस्टाइन ने क्या बताया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, क्या पोस्टुलेट्स थी. ठीक है. उसके बारे में हम लोग समझेंगे. फिर इस पोस्टुलेट से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, मैंने यहां पे लिख रखा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. जैसे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम एनालाइज कर रहे हैं, किसी सिस्टम को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम वन रेफरेंस फ्रेम, मतलब एक फ्रेम से उस सिस्टम के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, और उस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाटा हमने कलेक्ट करा with respect to that particular frame, that first frame I'm talking, और एक दूसरा फ्रेम भी हमारे पास लेट से. ठीक है. और that frame is moving with some speed, कुछ भी स्पीड हो सकता है उसका. तो एक फ्रेम के से रिलेटेड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो डाटा हमने कलेक्ट करा है अबाउट मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, उसे हम अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें कि एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें डाटा पता है और हम चाहते हैं कि दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी हमें वो डाटा पता हो जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें डाटा पता हो, उसे हम ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट अनदर फ्रेम व्हिच इज मूविंग विद सम अनदर वेलोसिटी. मतलब पहले फ्रेम की वेलोसिटी कुछ और है, दूसरे की वेलोसिटी कुछ और. तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब हुआ एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना. ठीक है. मतलब एक रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें डाटा पता है सिस्टम का, हम उसे दूसरे रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हैं. ठीक. तो सेम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर आल्सो आफ्टर दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था ये लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. बट दोनों में डिफरेंस है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लिमिटिंग केसेस तक ही काम करता है, दैट्स व्हाई दिस न्यू थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड. ठीक है. ये डेवलप्ड हुआ नया थ्योरी, और इस पे बेस्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन था. ठीक है. दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सेम काम करने के लिए ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए फ्रॉम वन फ्रेम वी नो सम डाटा
एंड वी वांट टू ट्रांसफॉर्म दैट डाटा इनटू द अदर फ्रेम। तो सेम काम करेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी, बट उसमें कुछ कमियां थी, उससे थोड़ा सा एडवांस चाहिए, ठीक है। इट विल डील विद ऑल काइंड ऑफ मोशन, सारे टाइप के मोशन को डील कर सकता है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, विल डिस्कस अबाउट दैट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। ये किन किन चीजों को डील करेगा, लाइक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? अगर आप लोगों ने पहले इस टॉपिक को पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, यू आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक, देन आप लोग समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज आई एम टेकिंग थोड़ा थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं, और आगे हम लोग समझेंगे भी इसको अच्छे से। लेट देयर आर 2 पॉइंट्स इन स्पेस, लेट से ए एंड बी, एंड इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, बट दैट डिस्टेंस इज नॉट फिक्स अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। वो जो लेंथ होगा ना ए और बी के बीच का सेपरेशन होगा, दैट विल बी डिफरेंट इफ वी आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर लेंथ फ्रॉम 2 डिफरेंट फ्रेम्स। लेट से हमारे पास 2 फ्रेम्स हैं, एक फ्रेम है लेट से S1 और दूसरा फ्रेम है हमारे पास S2, एंड दोनों फ्रेम्स की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, या फिर ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि एक फ्रेम रेस्ट में और दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है, बट रेस्ट बोलना है ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, वो हम समझेंगे क्यों आगे। बट मान लो दोनों फ्रेम्स की वेलोसिटीज डिफरेंट है, और वी आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर लेंथ फ्रॉम दिस 2 फ्रेम्स, राइट। तो ये जो लेंथ होगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ दिस फ्रेम्स, दिस लेंथ विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इफ लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड दैट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई? इफ लेंथ इज डिफरेंट, मतलब एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेंथ कम होगा, दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में वाट एवर इट्स लेंथ इज, दैट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो लेंथ कम होने को ही हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इफ लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड, तो अगर हम 3 डायमेंशनल में डिस्कस करें सेम थिंग को, तो लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स वन ऑफ द डायमेंशन इज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब वो चेंज हो गया। दैट्स वाई अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसी भी आर्बिट्री शेप साइज का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, इट विल अफेक्ट इट्स वॉल्यूम ऑल्सो, एंड सेम विथ डेंसिटी। तो विल डिस्कस अबाउट अंडर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, विल डिस्कस अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्शन यू कैन से, and density transformation, how density is transformed if you observe density of same object from 2 different frames, right? Then we come to time dilation. मान लो स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इवेंट होता है, कोई इवेंट मतलब कोई भी पॉइंट है, मान लो कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उस पर्टिकुलर या फिर उसका कोऑर्डिनेट ही कुछ समझ लो, लेट्स से x1 और x2, और x1 और y1 कंसिडर कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू टेक, ठीक है। तो x1 y1 हमने कोई कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लिया, और उस कोऑर्डिनेट को हम 2 डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट को हम 2 डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट पे कोई इवेंट हुआ, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसे हम 2 डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू बोथ दिस फ्रेम्स टाइम विल बी डिफरेंट। मान लो यहाँ से एक लाइट हमने जलाया, लाइक फ्लैशिंग ऑफ लाइट बल्ब यू कैन से, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट निकलता है, दिस इज द लाइट सोर्स, अ पर्टिकुलर लाइट सोर्स at x1 and y1, its coordinate is, but this x1 y1 will be different from 2 different frames, तो इसका कुछ भी पोजीशन हो सकता है, 2 डिफरेंट फ्रेम से देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स इसके पोजीशन वेक्टर्स डिफरेंट होंगे, और लाइट को वहां तक आने में जो टाइम लगेगा दैट विल आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। तो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट मतलब सेम इवेंट 2 डिफरेंट फ्रेम से अगर हम देखें तो उस इवेंट का टाइम भी क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। जब हम टॉपिक पे पहुंचेंगे तो ये काफी अच्छे से समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो, मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, कहीं भी कंसीडर कर सकते हो, एंड बोथ दोस ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो उन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे मैंने पीछे बताया, उनके टकराने में कुछ टाइम लगता है, तो दैट टाइम विल बी डिफरेंट इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम 2 डिफरेंट फ्रेम्स एंड देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दोस 2 फ्रेम्स। 2 फ्रेम्स उनके बीच कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, उससे उस पर्टिकुलर इवेंट को, कौन सा इवेंट, उनके कोलाइड होने का इवेंट, तो लेट्स से कोलिजन में उनको कुछ टाइम लगा, कुछ भी टाइम हो सकता है, ठीक ना, तो दैट टाइम विल बी डिफरेंट, ठीक, वो टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा अगर 2 डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व कर। तो एक और एग्जांपल समझ सकते हो, योर लाइफ स्पैन विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑब्जर्वर्स मूविंग इन द स्पेस विद 2 डिफरेंट वेलोसिटीज। 2 ऑब्जर्वर्स है स्पेस में या 2 फ्रेम्स, ऑब्जर्वर्स जब भी बोलो तो आप फ्रेम कंसिडर करना, दैट इज अ गुड वर्ड, बट ऑब्जर्वर भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देयर आर 2 फ्रेम्स इन अ स्पेस and both these frames are moving and their relative velocity is v, whatever its value is. your life span, एक के रिस्पेक्ट में अगर तुम 80 साल जीते हो तो दूसरे के रिस्पेक्ट में 20 साल में ही निपट लोगे, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है।
टाइम डायलेशन का, तो टाइम विल बी डिफरेंट, ठीक ना, वॉट एवर द इवेंट्स आर गोइंग ऑन, टाइम ड्यूरेशन और टाइम both will be different if we are observing the same event और same ongoing process from two different frames, ठीक है ना, और उनके बीच कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और उसको भी समझते हैं। देन वी कम टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन का क्या मतलब, वो लेट टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग और अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, one is moving with 20 meter per second, other object is moving with 30 meter per second, then relatively both these objects will observe each other moving with 50 meter per second, right? तो उनका relative velocity क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, if both the objects are moving in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, then we subtract their magnitude in general, as we know that comes under Galilean transformation, जो simple relativity होती है, ठीक है। बट यहाँ जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़ेंगे हम अंडर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच कम अंडर द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट विल बी डिफरेंट, उसे हम समझेंगे वहाँ पे। देन नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन विल बी स्टेलर एब्रिविएशन। दिस इज बेसिकली एपरेंट शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ स्टार, वट एवर स्टार यू सी इन द स्काई, वो बेसिकली उनका एपरेंट पोजिशन होता है। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर स्टार फ्रॉम टू डिफरेंट फ्रेम्स, वन फ्रेम इज मूविंग with some other velocity and the other frame is moving some other velocity, मतलब दोनों फ्रेम्स के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटीज है। तो एक स्टार के पोजीशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू बोथ दिस फ्रेम्स पोजीशन ऑफ दैट स्टार विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार ड्यू टू मोशन ऑफ relative motion between these two frames, that is that particular concept come under stellar aberration, उसी को हम बोलते हैं apparent shift in position of a star as seen from two different frames. And then we come to Doppler effect. Doppler effects are familiar हो sound wave के केस में, if you are observing a wave then frequency और wavelength चेंज हो जाता है अगर हम किसी मूविंग फ्रेम से उसको ऑब्जर्व करें और किसी रेस्ट वाले फ्रेम से ऑब्जर्व करें, दोनों फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव और वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। तो वो चीज हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट के अंडर में, बट यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे किसके बारे में, लाइट के बारे में, और सारे वेव्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा जो हमारा फ्रेम हो कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट जो साउंड वेव के केस में कंसेप्ट था वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल बी आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है ना, मास एनर्जी का क्या रिलेशन था आइंस्टाइन का, दैट विल आल्सो डिस्कस। देन कंसेप्ट ऑफ फोर वेक्टर, डीके प्रोसेस, डीके प्रोसेस में पेयर प्रोडक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मिन्कोस्की स्पेस टाइम कंसेप्ट, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर दिस ब्रॉडर टॉपिक कॉल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, देन लेट्स प्रोसीड। दिस थ्री टॉपिक्स आर रिलेटेड विद हिस्ट्री ऑफ रिलेटिविटी और ओल्ड रिलेटिविटी यू कैन से, और इसको मॉडर्न रिलेटिविटी और एसटीआर बोल सकते हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। एंड ये एक्सपेरिमेंट था माइकलसन, एल्बर्ट माइकलसन एंड मोरले, एंड देन आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट। Albert Michelson also got Nobel Prize in 1907 for his work on optics, not for this particular work but for his other work on optics. And Albert Einstein got Nobel Prize, he got 1921 Nobel Prize, मतलब 1921 में का Nobel Prize उनको मिला 1922 में on 9th November, आज भी 9th November है, exactly 100 year ago, ठीक है ना, he got Nobel Prize on the same date today. Whatever, leave it, आगे बढ़ते हैं। ओके, देन वी हैव गॉन थ्रू इंट्रो, नाउ आई एम इन्वोकिंग फ्यू स्टेटमेंट्स हियर। फर्स्ट इज ऑल इवेंट्स अगर एट सम लोकेशन एंड एट सम मोमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कहने का मतलब है ना, सिंपली कहने का मतलब है ऑल इवेंट्स का मतलब कोई भी फिजिकल सिस्टम हो, किसी भी लॉ की हम स्टडी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, बेसिकली एनी फिजिकल सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसके लिए हमें एक लोकेशन का पता होना चाहिए, उसका पोजीशन बेसिकली, एंड मोमेंट ऑफ टाइम, किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल लॉज, ऑलमोस्ट ऑल लॉज इन फिजिक्स, laws in physics involves
पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनमें पोजीशन और टाइम हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वी कैन एक्सक्लूड पोजीशन एंड टाइम एंड वी कैन गेट इक्वेशन वर्सेस पोजीशन एंड टाइम फ्रॉम एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। जैसे दो एग्जांपल्स में लेता हूँ लॉज की, उनका आगे यूज भी करना है हमें जब हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, एंड हाउ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एवरी काइंड ऑफ स्पीड और एवरी काइंड ऑफ रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उन्हीं दो लॉज को, एक तो आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, एंड द अदर लॉ इज मैक्सवेल्स वेव इक्वेशन। इज इक्वल टू 0, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, दिस एक्सेलरेशन वाला पार्ट बेसिकली इन्वॉल्व्स पोजीशन t एंड टाइम, पोजीशन और टाइम दोनों इन्वॉल्व्स है इसमें। आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट पोजीशन वर्सेस टाइम इक्वेशन इंक्लूडिंग सम इनिशियल कंडीशंस लाइक इनिशियल वेलोसिटीज एंड पोजीशन, ऑल दोस थिंग्स। तो पोजीशन और टाइम का एक इक्वेशन यहाँ से मिल सकता है हमें। कहने का मतलब सिंपल में समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक लॉ है फिजिक्स का and it involves position and time. Here also Maxwell's wave equation, it also involves this first wala term is position term or position derivative or directional derivative or gradient, square of gradient you can say. Position term I am writing only, and this second term here time derivative, this is time derivative. तो पोजीशन और टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एज यू नो, ठीक है। तो ये कोई भी लॉज हो, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, वहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोजीशन एंड टाइम इज इंपॉर्टेंट। और किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है तो एट व्हाट लोकेशन, एट व्हाट मोमेंट ऑफ टाइम दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और सिस्टम जहाँ भी हो तो लोकेशन और टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पोजीशन और टाइम इज इंपॉर्टेंट इन ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स यूनिफिकेशन थ्योरी, मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी उस समय, इनके यूनिफिकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई करा था मैक्सवेल ने। क्या यूनिफाई करने का मतलब था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को? इसका यह मतलब था कि वी कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी कैन गेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज वन ऑफ द important result of the Maxwell's unification. And second is both changing electric and magnetic field, changing electric and magnetic field can exist in a space without presence of charge एंड करेंट। एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें मूविंग चार्जेस चाहिए, दैट मीन्स करंट चाहिए हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड चार्जेस एट रेस्ट और मूविंग, बोथ दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बट बिना चार्ज के होने के, मतलब अगर चार्ज एब्सेंट भी रहे, करंट भी ना हो, ठीक है ना, चार्ज और करंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ चार्ज एंड करंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक वेरिएशन को, मतलब उनके साइनसॉइडल वेरिएशन को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिलीज कर देंगे तो वो वैसे ही मूव करते रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू इट्स ऑसिलेशन, ठीक है ना। दिस होल स्टेटमेंट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी आर टॉकिंग, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी यूनिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्रिएट कर सकते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ इंपॉर्टेंट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ कैन एग्जिस्ट इन स्पेस विदाउट
प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड करंट। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं चाहिए तो हमें चार्ज चाहिए वहाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें मूविंग चार्ज चाहिए, ठीक है ना, मूविंग चार्ज चाहिए। एनीवे, एंड दिस लास्ट स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका जो इक्वेशन था हमने अभी लिखा था, आई एम राइटिंग इट अगेन, E माइनस 1/c² g2E/dt². तो ये जो c है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। बट लाइट के स्पीड से मैक्सवेल के, और ना ही लाइट से और ना ही लाइट के स्पीड से मैक्सवेल की यूनिफिकेशन थ्योरी को कुछ लेना देना है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी और जो भी ये इक्वेशन आया, ये इंडिपेंडेंटली लाइट के नेचर से और लाइट से कुछ लेना देना इस इक्वेशन को नहीं था बेसिकली, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ें थी, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन बोला गया। यहाँ पे जो c है, बाद में हमने इसे c कंसिडर करा, बट दिस वाज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बाद में इसे हमने c क्यों कंसिडर करा, मैक्सवेल की यूनिफिकेशन थ्योरी को लाइट से और ना ही लाइट के नेचर से और ना ही लाइट के स्पीड से कुछ लेना देना था। यूनिफिकेशन थ्योरी के बाद, मैक्सवेल के यूनिफिकेशन थ्योरी के कुछ सालों बाद, उसी के दौरान बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे लाइट से रिलेटेड, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। लाइट की जो स्पीड है इंडिपेंडेंटली नॉट रिलेटेड विथ मैक्सवेल्स यूनिफिकेशन थ्योरी, लाइट के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू से ही होते आ रहे थे, न्यूटन के टाइम से ही, और बिफोर न्यूटन ऑल्सो, ठीक है। तो लाइट के स्पीड को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करा जा रहा था, एंड मैक्सवेल की यूनिफिकेशन थ्योरी के दौरान उस एरा में लाइट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उसके नेचर की स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन ये निकला आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, लाइट का जो नेचर होता है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा मैक्सवेल के थ्योरी में जो भी डिस्क्रिप्शन था, जो भी चीजें बताई गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड, वही नेचर लाइट का भी होता है, ठीक है ना, वैसा ही नेचर शो करता है लाइट, वैसे ही बिहेवियर शो करता है लाइट। तो वहां से ये चीज कंसिडर किया जाने लगा। मैक्सवेल के यूनिफिकेशन थ्योरी में लाइट का कोई जिक्र नहीं था, इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हो रहे थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि लाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो वहां से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट के स्पीड को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करा, बट करा गया था एट दैट टाइम ड्यूरिंग यूनिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। मैक्सवेल की थ्योरी के यूनिफिकेशन के दौरान लाइट का एग्जैक्ट स्पीड हमें पता नहीं था, अभी तो हमें पता है एग्जैक्ट स्पीड इसका, अप्रोक्सीमेटली वी टेक इट अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एग्जैक्ट स्पीड होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एग्जैक्ट स्पीड होता है। एनीवे, तो ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना था, उससे रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली उसका ओरिजिन ही वहां से होता है जब गैलीलियो और न्यूटन्स के जो जनरल थ्योरी ऑफ जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नॉट जनरल, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनका जो रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट था, वो जब काम नहीं करता ऐसे इक्वेशन पे, वहीं से क्यों काम नहीं करता, बहुत हाई स्पीड पे जाने के बाद, बहुत हाई स्पीड की से मूव करने वाले पार्टिकल्स की अगर हम स्टडी करें, तो वहां पे गैलीलियो के द्वारा जो भी रिलेटिविटी दी गई थी और न्यूटन के द्वारा जो भी रिलेटिविटी का कंसेप्ट था, वो दोनों चीजें वहां काम नहीं करती, ठीक है। और लाइट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो लाइट के स्पीड के आसपास ही पूरे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट घूमता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये तो बात थी, मतलब इस थ्योरी के दौरान ही लाइट पे इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट का जो नेचर होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसा ही होता है, तो दोनों का स्पीड सेम होगा, दैट्स व्हाई वी हैव, ठीक ना, पुट इन हियर सी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वेव की जगह हमने स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दिया है। देन एट दैट टाइम इट वाज प्रेडिक्टेड दैट क्या प्रेडिक्ट हुआ, दैट लाइट मूव्स विथ सी स्पीड से लाइट मूव करते हैं। कहाँ मूव करती है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में मूव करती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब एब्सोल्यूट स्पेस, ये एब्सोल्यूट स्पेस इन टाइम का कंसेप्ट सर आइजैक न्यूटन का था, ठीक है ना।
उनके अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम दोनों इंडिपेंडेंट हैं एंड बोथ आर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट था, बोथ आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फ्रेम, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जर्वर, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता स्पेस और टाइम, ठीक है। बट जो नई थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग स्पेस के कंसेप्ट को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने समझाया और टाइम के कंसेप्ट को उन्होंने समझाया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, कि दोनों के दोनों डिपेंडेंट होते हैं, फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, स्पेस एंड टाइम बोथ आर फ्रेम डिपेंडेंट, राइट। एनीवे, कम टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो उस समय ऐसा सोचा जाता था कि स्पेस को एब्सोल्यूट रेस्ट में कंसिडर करा जाता था एंड लाइट की जो स्पीड प्रिडिक्ट करी गई थी व्हाट एवर इट इज एट दैट टाइम, ये जो स्पीड है ना जो मैंने यहाँ लिख रखा है दिस वन, ठीक है, ये स्पीड तो काफ़ी बाद में, दिस इज एग्जैक्ट स्पीड, ये तो कुछ सालों पहले, मतलब 30 40 50 साल पहले, मतलब 1980s में ये एग्जैक्ट स्पीड प्रिडिक्ट करी गई और एग्जैक्ट स्पीड डिस्कवर करी गई। उस समय जो स्पीड थी उसमें बहुत एरर था, ठीक है ना, बट कुछ भी हो वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 3 × 10⁸ के आसपास ही था, अधिक नहीं, कम था, बट उसके आसपास था, ठीक है। तो ऐसा प्रिडिक्ट करा गया कि लाइट की स्पीड इतनी होती है और एब्सोल्यूट रेस्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में, और स्पेस को एब्सोल्यूट रेस्ट में कंसीडर करा जाता था और ऐसा सोचा जाता था कि ये स्पेस जो है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से फिल्ड है, ठीक है ना, दैट मटेरियल इज कॉल्ड ईथर, एथर लिखो और ईथर, ETHER बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा स्पेस एक मटेरियल से फिल्ड है ईथर, और इसी ईथर के रेस्पेक्ट में, इसी ईथर में लाइट प्रोपोगेट करती है विद दिस पर्टिकुलर स्पीड व्हाट एवर, ठीक है ना, इट्स वैल्यू वाज उस समय जो भी इसकी वैल्यू हो, इससे थोड़ी सी कम थी, थोड़ा सा एरर था इसमें, ठीक है। तो ऐसा प्रिडिक्ट करा गया और ये कंसेप्ट न्यूटन का था एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम का, कि स्पेस और टाइम दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर के वेलोसिटी, ऑब्जर्वर के स्टेट से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है ना, बोथ आर इंडिपेंडेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट, स्पेस इज इंडिपेंडेंट। टाइम के डिपेंडेंट नेचर को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम समझेंगे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस के डिपेंडेंट नेचर को हम समझते हैं। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक और काम करता है, टाइम और स्पेस का रिलेशन बताता है, ठीक है ना, टाइम और स्पेस इटसेल्फ आर रिलेटेड विद ईच अदर, मतलब फोर्थ डायमेंशनल स्पेस, हम फोर्थ डायमेंशन की हम बात कर सकते हैं, स्पेस की 3 डायमेंशन और टाइम को इंक्लूड करके 4 डायमेंशन की हम बात कर सकते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 डायमेंशन आ जाते हैं इंक्लूडिंग टाइम, 3 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन। बट न्यूटन के थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम तो इंडिपेंडेंट थे ही और वो बाकी भी चीजों से इंडिपेंडेंट थे, मतलब बाहरी चीजों पे भी डिपेंड नहीं करते थे। बट न्यूटन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस डिपेंड करता है फ्रेम पे, ठीक है ना। दूसरी बात, टाइम भी डिपेंड करता है फ्रेम पे, ऑब्जर्वर्स अगर मूव कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड से तो उनके लिए टाइम डिफरेंट होगा, और स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से भी रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटिविटी से आती हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट हम सिर्फ अभी स्पेशल के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इन सब चीजों को समझते हैं। तो जो भी वैल्यू उस समय डिस्कवर्ड थी ये प्रिडिक्ट करा गया न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम एंड स्पेस के थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये भी प्रिडिक्ट करा गया कि लाइट की जो स्पीड हमने कंसिडर करी है, जो भी ये स्पीड डिस्कवर्ड है उस टाइम तक, वो एब्सोल्यूट स्पेस यानी कि दैट पर्टिकुलर मीडियम एथर और ईथर, उसके रिस्पेक्ट में लाइट कितनी स्पीड है। बट काफी कॉमन सेंसिकल बात है कि आसपास कोई हमारी चीजें मूव कर रही हो तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंट होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने मूव करके जा रहा हो 80 मीटर पर सेकंड से, तो काफी कॉमन सेंसिकल चीज है कि उसी के डायरेक्शन में अगर हम मूव करने लगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें स्लो मूव होता हुआ अपीयर होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें फास्ट अप्रोच होते हुए हमारे तरफ आते हुए दिखाई पड़ेगा। तो काफी कॉमन सेंसिकल चीज है, काफी कॉमन सेंसिकल, ठीक है ना, जो सिंपल रिलेटिविटी से हम समझते हैं, गैलीलियन रिलेटिविटी और न्यूटोनियन रिलेटिविटी, ठीक है ना, जो आसपास की चीजें हम ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं इजिली। तो ऐसा लाइट के रिगार्डिंग भी ऐसा ही सोचा जाता था, बट लाइट की स्पीड ही इतनी अधिक थी कि उसे हम आसपास की चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते थे। ये तो 1865 की बात हो रही है, उस समय तो हाई स्पीड से मूव करने वाले जेट फाइटर्स भी नहीं थे, पैदल चलने वाले लोग थे, काफी धीरे स्पीड पे मूव करने वाली चीजें थी हमारे चारों तरफ। इवन जो जेट फाइटर से आज के टाइम में भी ये भी लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में काफी धीरे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या मेजर प्रॉब्लम था कि लाइट की स्पीड अभी खुद ही एक्यूरेटली हमें पता नहीं थी, और डिफरेंस अगर हम देखें जो आसपास की चीजें मूव करती हैं उसके रिस्पेक्ट में लाइट के स्पीड का डिफरेंस देखें, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे पता करेंगे, इधर वी ऐड देयर स्पीड्स और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आसपास जो चीजें मूव कर रही हैं जो भी उनका स्पीड हो, इधर वी ऐड दैट स्पीड, लेट से
स्पीड इज v, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ मूव कर रहे हैं, तो c में हम क्या करेंगे, v को ऐड कर लेंगे जो भी स्पीड है, और क्या कर सकते हैं, c में से v को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये v तो काफी छोटा है, तो उसको भी मेजर करना पॉसिबल नहीं था, और c इटसेल्फ इज इनकरेक्ट एट दैट टाइम। तो ये काफी मेजर चैलेंज था रिलेटिव स्पीड मेजर करना, बट जरूरत भी नहीं लोग समझते थे मेजर करने की, वो मान लेते थे ऐसे ही कॉमन सेंसिकली, आसपास की चीजों को जैसा ऑब्जर्व करते थे उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने ऐसा मान रखा था कि लाइट भी वैसे रिलेटिवली मूव करता है। अगर हम लोग लाइट के स्पीड, लाइट के डायरेक्शन में अगर तेजी से मूव करने लगे तो लाइट धीरे मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करे तो लाइट की स्पीड ज़्यादा दिखाई पड़ेगी हमें। काफ़ी कॉमन सेंसिकल बात है ये, ठीक है। तो दो तीन बातें यहाँ समझ में आई। पहले तो ये रिलेटिविस्टिक स्पीड की जो बात है कि लाइट को हम ऐसा कंसिडर करते थे उस समय, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से हियर वी हैव अ टॉर्च एंड इससे हमने लाइट बीम प्रोजेक्ट करा एंड इट्स स्पीड इज लेट्स से c, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग इन एयर इन लेफ्ट डायरेक्शन विथ स्पीड v, विद रिस्पेक्ट टू a वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू a, इट विल बी c प्लस b। काफ़ी कॉमन सेंसिकल बात है, तो ऐसा ही उसमें कंसिडर करा जाता था। तो रिलेटिव स्पीड जो भी लाइट की होगी उस समय के अकॉर्डिंग that would be anywhere in between c plus v to c minus v. And what is v? v is a speed of observer or that moving frame, and c is the speed of light, whatever its value, ठीक ना, जो भी उस समय पता थी वैल्यू। न्यूटन का क्या कंसेप्ट था, एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम। एब्सोल्यूट बोलने से सिंपल भाषा में समझेंगे इसको, तो पहले तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्पेस एंड टाइम बोथ आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से पहले इंडिपेंडेंट है और बाकी चीजों से भी इंडिपेंडेंट है, ना किसी फ्रेम पे डिपेंड करना है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करना, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, एब्सोल्यूट का बेसिकली मतलब ही हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। बट आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस भी डिपेंड करता है फ्रेम्स पे, टाइम भी डिपेंड करता है, और ये दोनों एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम। एक और कंसेप्ट आया ईथर का, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो स्पेस है ऐसा कंसीडर करा जाता था, फिजिसिस्ट ऐसा सोचते थे कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है हमारा स्पेस है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से, एक पर्टिकुलर मीडियम से फिल्ड है, दैट मीडियम इज कॉल्ड ईथर, और उसी ईथर में लाइट प्रोपोगेट करता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ईथर लाइट प्रोपोगेट्स विद स्पीड c, जो c हमें पता है, बट हमारे रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। अगर हम तेजी से मूव करें लाइट के डायरेक्शन में तो स्पीड उसकी धीरे दिखाई पड़ेगी, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो स्पीड उसकी तेज दिखाई पड़ेगी, बट हम मेजर कर नहीं सकते थे, इसलिए हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि ये चीज आगे चल के गलत होने वाली है। इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस मच यू आर गेटिंग, ठीक है ना।